दोस्तों, क्या आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। कहीं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर आप होम लोन लेने जाएँ 50 लाख का और आपको मान लीजिए 20 साल का लोन लिए हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए देना पड़ जाए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको 1 करोड़ रुपए देना पड़ सकता है, और 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 4 लाख रुपए, 1 करोड़ 5 लाख रुपए भी देना पड़ सकता है 50 लाख के लोन के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो 50 लाख का लोन लिया हूँ, 1 करोड़ रुपए का देना पड़ रहा है, 1 करोड़ 5 लाख रुपए, 1 करोड़ 4 लाख रुपए क्यों देना पड़ रहा है? सोनी, तुम क्या बात कर रहे हो? देखिए, मैं आपको पूरा रियलिटी बताता हूँ, ऐसा ही होता है। और कैसे होता है विद प्रूफ बताऊंगा, विद एग्जांपल्स बताऊंगा आज के वीडियो में। तो उसको जानने के लिए पूरा वीडियो आप अंत तक देखिए, और ये वीडियो को प्लीज उन लोगों को शेयर करिए जो होम लोन खरीदने की सोच रहे हैं। प्लीज अब उनको शेयर करिए, ताकि उनको रियलिटी पता चले होम लोन की। क्योंकि जो बैंक बोलता है कि हमको आपको इजी ईएमआई मिल जाएगा, सब कुछ है, तो बैंक भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बैंक भी प्रॉफिट करने बैठा है। तो बैंक कैसे प्रॉफिट करता है, आपका भी कैसे ज्यादा पैसा जा सकता है, अगर आपको नॉलेज ना हो, उस सब की डिस्कशन इस वीडियो में आज होगा। तो उसके लिए आप लास्ट तक देखिए, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और कमेंट भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर करिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबके पास मिलते रहें, सबके पास पहुंच जाएं, और सब लोग को नॉलेज हो जाए। जो बेसिक्स चीज़ रहती है बेसिक चीज़ें, बट बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं रहती। बहुत समय पहले मुझे भी नहीं थी, पर जब मैंने उसके बारे में रिसर्च करी, पढ़ा, समझा, तब मुझे भी जब नॉलेज हुई, जो मुझे नॉलेज हुई है वो नॉलेज आपको शेयर करने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ आज। चलिए आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं, होम लोन। अब देखिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जैसे मेरे चैनल का नाम है अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगा होम लोन होता क्या है। होम मतलब क्या? घर। ठीक है। लोन मतलब क्या? हमने कुछ उधारी लिया है बैंक से, या किसी से उधारी लेते हैं तो उसको लोन कहते हैं। उधारी में पैसा लेने को लोन कहते हैं। तो घर के लिए पैसा उधारी लिया है तो उसको बोला जाएगा होम लोन। ठीक है। तो होम लोन क्यों लेते हैं? पहली चीज, होम लोन क्या होता है बता दिया मैंने। घर के लिए उधारी में पैसा लेना, घर बनाने के लिए, उसको होम लोन कहा जाता है। क्यों लिया जाता है? अब देखते, फॉर एग्जाम्पल कि आप शुरुआत में तो मोस्टली लोग पीजी में रहते हैं, बैचलर रहते हैं, या फ्लैट्स में रहते हैं, रेंट में रहते हैं। ठीक है। तो पीजी में हो या फ्लैट में हो, बट बात है जब जैसे शादी होती है, उसके बाद क्या करते हैं, तो नॉर्मल घर वाले ही बोलते हैं कि आप अपना घर खुद ले लो। बट मिडिल क्लास क्या रहता है, जैसे मैं भी मिडिल क्लास हूँ, बाकी लोग मिडिल क्लास होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो सबके पास इतना पैसा नहीं रहता कि देखो कि डायरेक्टली डाउन पेमेंट 100% डाउन पेमेंट कर लो और घर ले लो। बहुत सारे लोग ले भी लेते होंगे, बट मैं यहाँ मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। तो हम जैसे मिडिल क्लास होते हैं, उन लोग होम लोन ही लेते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, तो मुझे होम लोन चाहिए, मैं बैंक के पास जाऊंगा, मुझे बोलूंगा होम लोन चाहिए, तो वो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपकी पैन, आधार कार्ड मांगेंगे, क्या एजुकेशन के बारे में पूछेंगे, उसकी डिटेल्स मांगेंगे, 10th 12th ने करा है कि नहीं करा, सब कुछ पढ़े लिखे क्यों नहीं हो, क्या जॉब करते हो, सैलरी स्लिप्स मांगेंगे, बिजनेस कर रहे हो तो उसकी बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, अगर जॉब भी कर रहे हो तो बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे 6 मंथ्स 12 मंथ्स का। सिविल स्कोर्स चेक करेंगे। सिविल स्कोर क्या होता है मैंने कल वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि अगर आप पहले लोन लिए हैं उसको चुका पाए कि नहीं पाए हैं, वो देखेंगे। ये सब देखेंगे, जब पूरा सब कुछ फाइंड आउट कर लेंगे कि सब कुछ ठीक है, तो फिर आपको लोन इशू करेंगे। उसमें भी दो लोग रहते हैं, एक आप एप्लीकेंट रहते हैं, एक को एप्लीकेंट रहता है। को एप्लीकेंट कोई भी सकता है, वो आपकी वाइफ हो सकती है, आपके पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। को एप्लीकेंट भी दिया जाता है, जो एक गवाह टाइप का रहता है कि हाँ ये पर्सन जेन्युइन है। तो एक गवाह भी रहता है, उसको को एप्लीकेंट कहा जाता है। दोनों का सिविल स्कोर चेक होता है। जो एप्लीकेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं लोन लेने जा रहा हूँ तो मेरा भी सिविल स्कोर चेक होगा, और जो को एप्लीकेंट है उसका भी सिविल स्कोर चेक होगा। अगर दोनों का सिविल स्कोर अच्छा पाया गया उनकी तरफ से, तो मुझे होम लोन मिल जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं घर खरीदने गया, ठीक है, घर होम लोन ले लिया, अब मुझे घर बनवाना है या बना बनाया घर खरीदना है। अब क्या करेंगे, मैंने 50 लाख रुपए सोचा कि 50 लाख का होम लोन लेता हूँ। तो 50 लाख का होम लोन लेता हूँ कितने साल के लिए?
25 साल के लिए, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख का होम लोन 25 साल के लिए चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, 9, 10% जितना भी उस समय चल रहा होगा उसके हिसाब से मैं हर महीने पे करता रहूंगा बैंक को इंटरेस्ट के साथ। जो भी अमाउंट पे करूंगा उसमें इंटरेस्ट भी जोड़कर पे करना पड़ेगा, तो पे कर दूंगा। तो अभी मैंने शुरुआत में जैसे बोला था वीडियो की, 50 लाख का होम लोन के लिए 1 करोड़ रुपए पे करना पड़ेगा, 1 करोड़ 4 लाख, 1 करोड़ 5 लाख रुपए। तो आप भी शौक हो गए होंगे ये क्या बोला शोनी, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, बैंक या कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बैंक भी बिजनेस करने बैठा है। बैंक फ्री में क्यों ऐसी होम लोन क्यों देगा? सिंपल सी बात है ना कि बैंक इतना बड़ा अमाउंट दे रहा है आपको घर बनाने के लिए, तो उसका क्या फायदा? ऐसी जगह में जहां पर लोग हर चीज के लिए फायदा देखते हैं तो बैंक भी अपना फायदा देखेगा ना। बैंक भी तो बिजनेस कर रहा है। तो बैंक क्या करता है कि आपको तो होम लोन दे दिया 50 लाख रुपए का, उसमें इंटरेस्ट चार्ज करता है। मान लिया 8%, 9%, 10% जो भी है इंटरेस्ट चल रहा है उस समय, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जब मान लिया 25 साल का होम लोन है या 20 साल का है या 14 साल का, डिपेंड कर अगर जितना जो भी टेन्यूर आपने सेलेक्ट किया है, डिस्कस किया बैंक से, तो जब आप फाइनल अमाउंट पूरा पे करेंगे तब आप देखेंगे कि आपने 50 लाख बस नहीं पे करा, आपने पे कितना करा है, 1 करोड़ या उससे अबव ही पे करा है। कैसे पे करा है? देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए 50 लाख का होम लोन लिया है और उसमें 40,000 रुपये EMI पर मंथ जा रही है, 40,000 रुपये EMI जा रही है फर्स्ट मंथ की। उसमें क्या रहता है कि 40,000 में सिर्फ मैक्सिमम 7, 8, 9 हज़ार या 10,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा और बाकी इंटरेस्ट रहेगा। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है कि मान लीजिए 50 लाख रुपए जो है ना बैंक दिया है, जो हमको पे कर रहा हूँ, 50 लाख रुपए जो पे कर रहे हैं, अगर बैंक ने हमको लोन दिया, हम लोग बैंक को वापस पे कर रहे हैं टुकड़ों टुकड़ों में, तो 50 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। 1 करोड़, 1 करोड़ से अबव जो अमाउंट हो गया, मान लीजिए 1 करोड़ 4 लाख रुपए टोटल पे कर रहे हैं, 25 साल बाद, 20 साल बाद पे कर रहे हैं, तो क्या हुआ, जो रिमेनिंग 54 लाख रुपीज है ना वो इंटरेस्ट हो गया, और 50 लाख शुरुआत का जो था वो प्रिंसिपल हो गया। तो ऐसे ही मान लीजिए 40,000 रुपए अगर EMI पहले महीने की है, उसमें 30,000 रुपए सिर्फ इंटरेस्ट रहेगा, बैंक लेगा 30 या 32 हज़ार रुपए, सिर्फ 8, 9 हज़ार रुपए या 10 हज़ार रुपए ही प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। इस तरह शुरुआत के 6 साल, 7 साल, 8 साल तक मोस्ट 90 to 92% पैसा जो भी रहता है वो सिर्फ बैंक को इंटरेस्ट के रूप में पे करते रहते हैं आप शुरुआत में। तो अगर आप कैलकुलेट जब करेंगे ना अपना खुद, जब आप रीपेमेंट कर रहे होंगे लोन का हर EMI के थ्रू, आप उनसे जब साल के अंत में बैंक से बोलेंगे मुझे एक स्टेटमेंट दीजिए होम लोन स्टेटमेंट का, कितना क्या पे करा हूँ, क्या इंटरेस्ट है उसका, तो आप इस चेक कर सकते हैं। मैंने खुद लोन लिया है इसलिए बता रहा हूँ, मैंने खुद चेक करा हुआ है। इस तरह होता है कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट कम रहता है शुरुआत के 6-7 साल तक, उसके बाद और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसी तरह करते करते अगर आप 6 साल, फिर धीरे धीरे 8-9 साल के बाद अगर देखा जाए, तब जाकर इंटरेस्ट प्रिंसिपल बढ़ता है, थोड़ा बढ़ेगा, फिर लास्ट में जाकर जब बहुत कम लोन बचेगा तब जाकर सबसे ज्यादा प्रिंसिपल कटना चालू होता है। इसी तरह करते करते 50 लाख का लोन 1 करोड़, 1 करोड़ 4 लाख, 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, जितना भी टेनोर के हिसाब से होता रहता है। अब इसमें रहता है कि आप बैंक को बोलेंगे देखो बैंक कमाता किस टाइप से है। अब मैंने 50 लाख, मान लीजिए आपने लिया लोन 20 साल का, ठीक है, आपके 50 लाख का लोन और आपको 1 करोड़ रुपए पे करना पड़ेगा। 1 करोड़, 1 करोड़ 4 लाख रुपए पे करना है, 20 साल का लिया। अब आप बोल रहे हैं कि ये 40,000 EMI बहुत ज्यादा है, मेरी सैलरी ही मान लो, अब बोलो कि कोई XYZ% सैलरी ही है 70-80 हज़ार रुपए, उसमें 40,000 रुपए लोन का जा रहा है, ऊपर से उसमें भी बाकी EMI भी रहती हैं, घर के खर्चे इतने रहते हैं, कैसे निकलेंगे? तो एक काम करते हैं, बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी EMI कम कर दो, तो कहेंगे ठीक है कोई इशू नहीं है, बट वो भी जब आपकी एज नॉर्मल हो, आप 50-60 साल के एज में जाएंगे ना, 70 साल की एज में, तो कहो आपकी EMI कम नहीं होगी, क्योंकि रिस्क फैक्टर ज़्यादा पड़ा रहता है कि आप मर गए तो फिर कौन पैसा देगा। इसलिए और कम एज में रिस्क फैक्टर, मर कभी भी सकते हैं, डेथ कभी हो सकती है, बट फिर भी रिस्क फैक्टर कम रहता है अर्ली एज में। तो बैंक कहता है ठीक है कोई इशू नहीं है, रिस्क फैक्टर कम है आपको, तो आपकी EMI मैं कम कर देता हूँ बट ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो उसमें ऐसा रहेगा कि आपको अब क्या हो रहा है, 30,000 रुपए पर मंथ पे करना पड़ रहा है,
बट अगर मान लीजिए वो 20 का 25 साल या 30 साल हो गया, जब आप कैलकुलेट करेंगे अपने आप से भी, अब जो स्टेटमेंट आपको ईयर एंड में मिलेगा उसमें क्लियरली इस तरह का मेंशन रहेगा कि आपका ईएमआई तो कम हो गई, बट जो आपका इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा था वो ज्यादा हो गया, आपका ज्यादा अमाउंट हो गया। मान लीजिए आपका वो नॉर्मली 50 लाख का 1 करोड़ होना था, वो 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख तक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आप जितने लंबे ड्यूरेशन के लिए करेंगे उसमें आपका होम लोन ईएमआई कम हो सकता है, जो पर मंथ वो पे कर रहे हैं वो आप कम पे कर सकते हैं, बट लंबा ड्यूरेशन मतलब ज्यादा इंटरेस्ट। 50 लाख का वो 1 करोड़ जो हो रहा था वो 1 करोड़ से 10 लाख, 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30 लाख भी हो सकता है, जितना लंबा ड्यूरेशन होगा। और अगर आप सोचेंगे, आप बोलेंगे कि मेरी ईएमआई बढ़ा दो, ड्यूरेशन कम कर दो वो चीज, तो होगा क्या कि उसका इंटरेस्ट भी कम आएगा। तो हमेशा कोशिश करिए, अगर आपकी सैलरी अच्छी है, सब कुछ है, तो एक तो डाउन पेमेंट पहले करिए ही करिए, उसके बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट का होम लोन बन रहा है तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा देखो ईएमआई को पे करिए ज्यादा बड़े अमाउंट की, तो ज्यादा बड़े अमाउंट की ईएमआई पे करेंगे तो जल्दी खत्म होगा, प्लस इंटरेस्ट भी कम लगेगा। तो आपको जो आप कैलकुलेट भी करेंगे ना अपने आप से, तो आप देखेंगे कि कभी कभार इस तरह होता है 50 लाख का जो 1 करोड़ बोल रहा हूँ वो 80 लाख भी पे करना पड़ते हैं, 50 लाख का 80 लाख भी पे करना, तो आपको डायरेक्टली 10-20 लाख का भी प्रॉफिट हो सकता है अगर आप ज्यादा ज्यादा ईएमआई पे करेंगे। और इसके लिए अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो उसके एक दो फैक्टर होते हैं इस टाइप से। देखिए, अगर मान लीजिए आप 40,000 रुपये पर मंथ पे कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों है, 40,000 में पर मंथ पे कर रहे हैं। मैंने होम लोन लिया है, मैंने इस साल जनवरी में होम लोन लिया था, दिसंबर तक पूरा पे करा, फिर नेक्स्ट मंथ जनवरी से लेकर दिसंबर तक कंटिन्यूसली 20 साल 25 साल तक पे कर रहा हूँ। बट अगर अब मैं सोच रहा हूँ जो 25 साल की ईएमआई पे कर रहा हूँ, 20 साल की ईएमआई पे कर रहा हूँ, उसको कम करना है मुझे, 5 साल 10 साल से और कम कर देना है, तो मुझे सिर्फ एक चीज करनी पड़ेगी टेक्निक। मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे साल में कभी भी एक बार, पूरे साल में जैसे 12 ईएमआई जा रही है, 12 महीने 12 ईएमआई, मुझे 12 महीने में 13 ईएमआई पे करना पड़ेगा। कैसे, कोई भी एक महीने में आप डबल अमाउंट पे कर दीजिए, आप सेविंग करिए कहीं पर, वो सेविंग अमाउंट है उसको उठाकर आप कर देंगे उसमें डबल कर दीजिए, ईएमआई पे कर दीजिए। तो या आप कैलकुलेट करेंगे ना, ओवरऑल अमाउंट देखेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली 8-10 लाख रुपए का है ना डिफरेंस आ जाएगा। मान लीजिए आप 50 लाख का 1 करोड़ पे कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली 88 या 90 लाख बस पे कर रहे हैं उतने ड्यूरेशन में। और कभी कभी होता है कि ड्यूरेशन भी कम हो जाता है। हम्म, इस तरह की सिचुएशन में एक तो ये सिचुएशन हो गई कि आपने एक ईएमआई से एक ईएमआई बढ़ा दी पूरे साल में, हर साल में एक एक ईएमआई बढ़ा दी, कोई भी मंथ में डबल पे, 40,000 के 80,000 पे कर दिया सिर्फ एक महीने, एक बार बस है, एक महीने में। तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है। सेकेंड चीज है कि मान लीजिए आपका सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है, 5% 10% हुआ है, जो भी बढ़ा है उससे अपनी ईएमआई अगर आप बढ़ा देंगे तो भी आपको 8-10 लाख रुपए का, अगर आप ओवरऑल देखेंगे पूरे 14-15 साल 20 साल में देखेंगे, आपका ड्यूरेशन में थोड़ा सा कम हो जाएगा, प्लस आपका इंटरेस्ट जो भी लग रहा था ना, उससे इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा था वो भी कम लगेगा, तो उसमें भी आपको 8-10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि जो इंटरेस्ट भी आप पे कर रहे हैं, भले वो लॉन्ग ड्यूरेशन पता नहीं चलता, पैसा तो आप ही का है, बैंक का तो प्रॉफिट हो रहा है। बैंक तो चाहता है कि आप लंबे ड्यूरेशन तक पे करें लोन को, क्योंकि उनको जितना लंबा ड्यूरेशन रहेगा उतना ही पे करेंगे। तो एक सिंपल एक टेक्निक क्या हो गई कि आप एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं पूरे साल में, 12 की जगह 13 ईएमआई पे कर रहे हैं। सेकंड चीज हो गई कि अगर 5-10% से मान लो इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो इंक्रीमेंट वाला अमाउंट भी आप इसमें ऐड कर रहे हैं, ज्यादा ईएमआई पे कर रहे हैं, मान लो 40,000 कर रहे हैं इस साल में, तो एक तो आपने 40 की जगह किसी एक महीने में 80,000 पे कर दिया। सेकंड चीज, नेक्स्ट मंथ से नेक्स्ट जनवरी से आपने क्या कर दिया, 40 या 50,000 पे कर रहे हैं, मान लीजिए 50,000 कर रहे हैं, 45,000 कर रहे हैं, 55-60,000 कर रहे हैं, तो उसके जैसे जो अमाउंट बढ़ा उसका ड्यूरेशन भी अपना धीरे, लॉन्ग टर्म में ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा, जल्दी चुक जाएगा, खत्म हो जाएगा लोन, प्लस इंटरेस्ट भी आपको कम पे करना पड़ेगा। ये दो टेक्निक आप यूज करेंगे ना, आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा इस तरह एक्सेल शीट में, आप खुद फाइंड आउट करेंगे कि आपको एट द एंड ऑफ द डे आपका ड्यूरेशन भी कम हुआ है, आपका इंटरेस्ट भी कम हुआ है, तो आपको दोनों चीज में बेनिफिट ही है ना, क्योंकि वो पैसा आपको कहीं और काम आ सकता है।
क्योंकि वो आप जा तो रहा है आपके पॉकेट से ही, आपके बैंक अकाउंट से ही कट रहा है, तो इट्स बेटर आप इससे स्मार्टली करें। अभी तक मैंने खुद नहीं करा है, बट मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ खुद करूँ, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में खुद रिसेंट जाना था कहीं से और थोड़ा रिसर्च की थी, तब मैंने फाइंड आउट किया था कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं खुद कोशिश करूँगा ये चीज़ करूँ। मैंने करा नहीं अभी तक, बट मैंने बहुत सारा सुना है बहुत सारे लोगों से जो खुद होम लोन लेकर रखे हैं, और ये चीज़ प्रैक्टिकली होती भी है। तो मैं खुद करने वाला हूँ, और मैं आपको सजेशन करूँगा कि अगर आपने होम लोन लेकर रखा है तो आप ये प्लीज़ करिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये आपका पैसा है। तो अगर आप जल्दी पे करेंगे ना, तो अच्छी बात रहेगी। और सेकंड चीज़, अगर आपका जब भी पैसा आ रहा है कहीं से, मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन है, कुछ भी चीज़ है, या कहीं से आपको देखो आप बिजनेस कर रहे हैं या कुछ एडिशनल काम कर रहे हैं, उससे पैसा आ रहा है कहीं से भी, तो आप क्या करिए, आप उठाकर वो पैसा, मोस्ट ऑफ द पैसा है ना, आप लोन खत्म करिए। क्योंकि लगता बस है कि आप धीरे धीरे पैसा कट रहा है, बट आपका जस्ट डबल पैसा जा रहा है ना आपके अकाउंट से। 50 लाख का 1 करोड़ पे कर रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी उसको खत्म करेंगे लोन को, तो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक को, वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो आप जल्दी जल्दी पे कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो देखिए फिर आपको नहीं, जितना लंबा ड्यूरेशन रहेगा उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो जो भी आपकी साइड इनकम है, चाहे वो बिजनेस से हो या कोई भी अलग तरीके से अगर आपको आ रही है, या कोई आपके अलग तरीके से पैसा है, चाहे वो लैंड बेचकर, बिल्डिंग बेचकर, कोई भी प्रॉपर्टी बेच, किसी चीज़ से गोल्ड बेच, कहीं से पैसा आ रहा है, एट द एंड ऑफ द डे आपकी चॉइस है, बट मैं ये सजेशन करूंगा कि आप उसको खत्म करिए, क्योंकि पैसा आप ही का जा रहा है, आप ही घर से जा रहा है। वो तो लॉस है ना आपके लिए, बैंक के लिए प्रॉफिट है, बट आपके लिए लॉस है। और सेकंड चीज है कि पहले क्या होता था कि जब भी रेपो रेट होता था, रेपो रेट वो होता है कि जिसके हिसाब से बैंक रेट, आरबीआई कम ज्यादा करती रहती है इसको, कि बैंक किस रेट के हिसाब से लोन देगा आपको, है। तो होता क्या है, जब भी वो बढ़ता था तो ठीक है, जब भी वो कम भी हो जाता था ना, बैंक आपको इन्फॉर्म नहीं करता था। तो बट कि रेट कम हो गया है, तो आपको इंटरेस्ट भी कम लगेगा, बैंक बताता नहीं था, और इंटरेस्ट सेम लगता रहता। बट अब आरबीआई ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया बैंक को कि हर एक कस्टमर को आपको ईमेल करना है ऑफिशियल ईमेल से, उनको बताना है कि रेट कम हुआ है, तो उनके चॉइस रहेगी कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम करवा सकते हैं। तो कंपलसरी, तो इसलिए जब भी आप लोन लेने जाएं तो उसमें अपना प्रॉपर फोन नंबर और ईमेल आईडी, जो वर्किंग है दोनों चीजें, वो क्लियरली मेंशन करें, ताकि अगर उनको कांटेक्ट करना हो आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो आरबीआई देती है, वो आपको दे सके। क्योंकि अब आरबीआई ने मैंडेट कर दिया है कि बैंक को करना ही पड़ेगा, बैंक की मनमानी इसमें नहीं चलेगी, बैंक बताए ना, क्योंकि बैंक नहीं बता रहा क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है। बट अब आरबीआई देख रहा है कि हमारे, हम जैसे आम जनता के लिए, कि हमको बेनिफिट मिल सके, इसलिए बैंक को ईमेल करना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा हमको ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू कि रेट कम हो रहा है, तो आपको भी इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। तो ये चीज अपन का म्यूचुअल डिस्कशन के बाद बैंक और हमारे बीच बात है, ये डिसाइड हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, मैंने अभी रिसेंटली उसके बारे में पढ़ी थी। अब चार चीज मैंने ऑलरेडी बता चुकी, इससे कंसेप्ट क्या होते हैं लोन के। प्रिंसिपल अमाउंट होता है, इंटरेस्ट होता है, टेन्योर होता है, ईएमआई होता है। प्रिंसिपल अमाउंट बता चुका हूँ कि जो मान लीजिए 1 करोड़ लोन पे करा टोटल 15 साल 20 साल में, तो उसमें 50 लाख का जो एक्चुअल शुरुआत में आपने घर के लिए खरीदा था, लोन पैसा लिया था, वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। रिमेनिंग 50 लाख या 55 लाख रुपए जो हो गया, वो क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है। प्रिंसिपल क्या हो, 50 लाख रुपए जितने का, जितना बैंक में दिया था। जितना 20-25 साल बाद या 15 साल बाद जो बैंक आपसे टोटल अमाउंट लेगा, तो जो मान लीजिए 1 करोड़ पूरा ले रहा है, तो 1 करोड़ में 50 लाख प्रिंसिपल हो गया, रिमेनिंग अमाउंट जो हो गया वो इंटरेस्ट हो गया। टेन्योर क्या होता है कि मान लीजिए आपने 10 साल का लोन लिया, 20 साल के लिए, 15 साल का, 25 साल का, जितने साल का लोन लिया वो उसको टेन्योर और ड्यूरेशन बोला जाता है। ये है। और ईएमआई क्या होती है, मान लीजिए आपने 50 लाख का लोन लिया है, टोटल अमाउंट आपका 1 करोड़ या 1 करोड़ 10 लाख रुपए आ रहा है, और आपकी ईएमआई आपको पर मंथ के, ईएमआई मतलब इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, आपको हर महीने कितना पैसा देना पड़ रहा है, 40,000, 50,000, 30,000 रुपए, जो भी आपने बैंक से डिस्कस किया, जब लोन लेने जाएंगे तो उसमें लिख कर आता है कि कैलकुलेट कर लो कितना है, कितना ड्यूरेशन के लिए कितना लोन है। वो म्यूचुअल डिस्कशन होता है कि अगर आप इतना लोन करेंगे
जो टोटल अमाउंट इतना पे करना पड़ेगा, इतना करेंगे तो इतना करना पड़ेगा, इतना इंटरेस्ट आएगा, सब कुछ डिस्कशन होता है आपसे। तो उसके हिसाब से म्यूचुअल डिस्कशन के बाद जो फाइनल अमाउंट एग्री करते हैं आप और बैंक, उसको ईएमआई बोला जाता है। पर मंथ आपके अकाउंट से कटता है, उसको ईएमआई कहा जाता है। एग्जाम्पल के ईएमआई का एग्जाम्पल, जो हमारे 50 लाख का लोन है और 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 20 साल का है, तो कैलकुलेट करेंगे 50 लाख इंटू 8.5% इंटू 20, जब करेंगे तो 43,391 रुपीज ईएमआई आएगा पर मंथ। जो मैं 40,000 बोल रहा हूँ, 40,000 उसके करीबन है। तो इतना अमाउंट है, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो जो 20 ईयर्स है वो ड्यूरेशन हो गया। तो 20 ईयर्स का है, 25 ईयर्स का, 30 ईयर्स का है, 15 ईयर्स का, 10 ईयर्स का है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप पूछ सकते हैं कि कितना, बट अगर वो इसमें एज फैक्टर भी रहता है कि अगर आप 60 अबव है तो वो फिर आपको बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए मिलेगा। बट अगर 60 से कम है या 50 है, 40 है, 30 है, तो आपको लंबे ड्यूरेशन थोड़ा मिल सकता है, कोई रिस्क फैक्टर रहता है। अब इसमें भी क्या रहता है कि कंपाउंडिंग होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि एफडी केस में या बाकी में भी जब हमको इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर भी, हम कंपाउंडिंग से पैसा मिलता है। कंपाउंडिंग मतलब बताया था आपको कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपये, उसमें 5% इंटरेस्ट मिला, ठीक है, तो 105 रुपये हो गए ईयर एंड में। फिर जनवरी में क्या हुआ, 105 रुपये में 5% इंटरेस्ट मिला, तो वो अमाउंट हो गया। फिर उसमें जो टोटल अमाउंट उसमें आया, उसमें 5%। इस तरह क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट ऐड हो रहा है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको कंपाउंडिंग कहते हैं। लोन में भी ऐसे ही होता है। यहाँ पर थोड़ा रिवर्स इफेक्ट होता है कि वो चीज वहां पर हमको फायदा हो रहा है, इनकम हो रही थी, यहाँ पर हमें एक्सपेंसिस लॉस टाइप से दिखता है वो चीज, क्योंकि उनको ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। यहाँ इंटरेस्ट भी इस तरह लगता है कि मान लो 40,000 रुपये ईएमआई है फर्स्ट मंथ की, हाँ? तो उसमें क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ लगा, मान लो 30,000 रुपये अमाउंट है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ लगा, इंटू 1/12 करे तो इस तरह कैलकुलेट कर टोटल 40,000 रुपये है। उसमें इंटरेस्ट लगा 30,000 था, इंटरेस्ट ऐड कर 40,000 रुपये हुआ, टोटल 40,000 रुपये अब पे कर रहे हैं मंथली का। अब क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर क्या आएगा, 40,000 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो मान लीजिए वो 45,000 रुपये एंड में हो गया, 45,000 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे, तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट और इंटरेस्ट लगता रहता है, इसलिए कंपाउंडिंग होता है। तो बैंक दोनों तरफ से करती है। अगर बैंक, देखिए कंसेप्ट है कि मैंने पहले भी इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो में बोला था, बैंक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक पे प्रॉफिट करें। बैंक क्यों दे रही है आपको इंटरेस्ट, क्योंकि जो पैसा वो उधारी में दे रही है कस्टमर को, हम जैसे कस्टमर को दे रही है उधारी में, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं अपनी ही बात करूं, बैंक ने मुझे क्या करा कि होम लोन दिया उधारी में, ठीक है, और मैं उसको 8%, 10% इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ लोन में, क्योंकि मैंने लोन लिया, मैं पे कर रहा हूँ बैंक में। उसी में से उसने एफडी में 6% इंटरेस्ट दे दिया मुझे ही या किसी और को। इस तरह बहुत सारे कस्टमर हैं, 2% कमा लिया। आप कहेंगे 2% तो कमाया, 2% कितने सारे कस्टमर से कमा लिया। फिर लोन सब लोग लेते हैं मोस्टली, एफडी है, इन्वेस्टमेंट अभी मोस्टली सब लोग करते रहते हैं। तो बैंक को इसमें फायदा हो रहा है। तो बैंक अपनी पॉकेट से नहीं दे रही है, वो हमसे जो कमा रही है उसी से दे रही है। चाहे वो शेयर इन्वेस्टमेंट भी करी शेयर मार्केट में, तो भी अगर एफडी में दे रही है ना, तो भी वो कमा कर ही दे रही है, ऐसे नहीं दे रही है। अगर इसलिए जब भी आप पहले से निकाल लेंगे पैसा ना, तो आपको पेनल्टी अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा पे करना पड़ जाता है, क्योंकि वो बैंक कभी भी नहीं चाहती कि आप जल्दी पैसे प्री पेमेंट कर दें, क्योंकि वो कमा नहीं पाएंगे आपसे। इसलिए वो लोग कोशिश आपको इधर उधर बात करते हैं, पर आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको रियलिटी पता चले कि होता क्या है। यहाँ पर कोई समाज सेवा करने नहीं बैठा है, यहाँ प्रॉपर बिजनेस है। वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही है, बट पॉइंट है आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि आप अपना प्रॉफिट कर सकते। मैं लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, अपना प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। जैसे बैंक अपना प्रॉफिट कर रही है, पैसा को बचाना भी प्रॉफिट होता है, तो कैसे कर सकते हैं उससे रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर। तो ये कंपाउंडिंग वाला होगा कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, तो इसलिए आपका अमाउंट है ना, इसीलिए इतनी फास्ट से बोले 50 लाख का 1 करोड़ रुपया हो गया, डबल हो गया, इसलिए हो गया। इसलिए जब आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं कंपाउंडिंग के इफेक्ट से,
तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, या शेयर मार्केट हो कहीं पर भी हो, इसलिए आपका पैसा डबल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डबल। बट लोन केस में होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट, जब भी होता है तो आपका पैसा डबल डबल आपको पे करना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट भी करिए, ताकि फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लेकर रखा है, तो आप क्या करिए, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक घर लिया, आपको एक इसमें सजेशन देना चाहूंगा, आपने घर लिया 50 लाख का, वो 1 करोड़ रुपए 14 साल 15 साल 20 साल में पे करना आपको। आप क्या करिए, उस घर में वाले आप नहीं रह रहे हैं, आप उसको रेंट में चढ़ा दीजिए। होगा क्या, जो रेंट रहेगा वो रेंट भी बढ़ता रहेगा उसको हर साल। रेंट जो मिल रहा है, अगर आप उस घर में नहीं रह रहे हैं, या फिर इस तरह रह सकते हैं, अगर हम बहुत अपने 4 BHK बना रखा है, आपको रहना भी है, तो आप कुछ, आपकी फैमिली नीचे वाले में रह सकती है, ऊपर वाले में रह सकती है, कहीं पर भी एक जगह, और बाकी जगह किराए से दे सकते हैं। या फिर अगर आपका सेपरेट घर है, आपका एक और घर आपने खरीदा है लोन में, तो उसको आप रेंट में चढ़ा दीजिए, ऐसे ही मत छोड़िए उसको, क्योंकि वैल्यू डिप्रिशिएट होगी, उसका खराब हो जाएगा वो बिल्कुल, फिर आपको फिर रिपेयर्स और मेंटेनेंस कराना पड़ेगा और पैसे एडिशनल लगेंगे। तो आप क्या करेंगे, जब उसका रेंट मिलेगा, तो रेंट है मान लीजिए आपको 40,000 ईएमआई जा रही है, आपको 20,000 रुपये रेंट मिल रहा है, तो 20,000 रुपये सिर्फ आपको एडिशनल लगाना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 रुपये यहाँ से मिल रहा है, आप दे सकते हैं यहाँ पर। तो आपका क्या रहेगा कि आपके अकाउंट से 40,000 नहीं जा रहे हैं, आपको जो मिल रहा है 20,000 वहां से, और 20,000 रुपये यहाँ से लेकर आप पे कर सकते हैं। तो आपको 20,000 प्रॉफिट हो गया ना, तो वो 20,000 रुपये जो प्रॉफिट हुआ है मंथली, वो किसी और चीज में यूज हो सकता है, तो वो अच्छी बात है। तो हमेशा सौदे करिए, अगर बैंक भी अपना प्रॉफिट देख रहा है, तो आप भी अपना प्रॉफिट देखिए। अब ऐसा मत सोचे कि देखें कि बैंक बस अपना प्रॉफिट देख रहा है, आप बिना सोच समझे देखो, घर पड़ा है तो पड़े रहने दो उसको, उसको यूज में लगाइए, इसलिए उसको एसेट कहा जाता है, नहीं तो वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगा। अगर आप घर खरीद कर उसको ऐसे रख देंगे ना, आप उसमें रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है, उधारी, उधार टाइप का है आपके लिए, सिरदर्द बन जाएगा वो चीज। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आपकी फैमिली बहुत छोटी है, अगर आपका दूसरा घर नहीं है, आप एटलीस्ट करिए कि वहां पर रहिए, और ऊपर वाला जो फ्लोर है, छत में कुछ एडिशनल बनवाना हो, या ऊपर वाला फ्लोर कहीं पर भी रेंट में दे दीजिए, ताकि आपको पैसा आता रहे, वो पैसा आप लोन में कर दें। और सेकंड चीज है कि अगर मान लिया आपका लोन खत्म भी हो गया, तो भी आप रेंट में रखिए उसको, क्योंकि होता क्या है कि वो पैसा, इतनी महंगाई है, खर्च, सैलरी तो बचती नहीं है, तो ये सब जो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो फायदा करती है आपको, आपको बेनिफिट करेगी आपके एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप रेंट पे जरूर चढ़ाएं, अगर आपके पास खाली स्पेस बच रहा है घर में, चाहे आप रह रहे हो नहीं रह रहे हो, नहीं रह रहे हो तो फिर आपको रेंट पे चढ़ाने चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज है। इंटरेस्ट का गेम ऑलरेडी पता चुका, बता ही चुका हूँ कि फर्स्ट 5 ईयर्स में, 7 ईयर्स में इंटरेस्ट आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, और उसके बाद जाकर धीरे धीरे इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है, प्रिंसिपल बढ़ता है, लास्ट लास्ट में प्रिंसिपल ज़्यादा, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ आप लोग से। तो वही है कि इंटरेस्ट शुरुआत में हाई रहता है, बैलेंस में मीडियम रहता है, और फिर लास्ट में सबसे कम रहता है इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल ज़्यादा हो जाता है। ये जी। और जो मैंने बताया था कि जितने समय का लंबा ड्यूरेशन रहेगा उसके हिसाब से रहेगा, मान लीजिए 20 साल का अगर आपने लोन लिया है, और 43,000 ईएमआई है, तो आपको पे करना कितना पड़ रहा है, 1 करोड़ 4 लाख रुपए, इतना पे करना पड़ रहा है। 25 साल का अगर आप लोन है, 40 हजार की ईएमआई है, तो 1.2 करोड़, और 30 साल का लोन है, 38 के ईएमआई है, तो 1.36 करोड़। तो आप यही सोच रहे होंगे कि देखेंगे कि लोन अमाउंट तो सेम है, 50 लाख रुपए है, 60 लाख रुपए, तो ये अश्वनी के बोला कि 1 करोड़ 4 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 36 लाख के हो गया। देखिए जितना लंबा ड्यूरेशन रहेगा ना, ईएमआई जैसे जैसे कम होती रहेगी, यहाँ के भी मैंने बताया पहले 43 के था 20 साल में, 25 साल है 40 के था, 30 साल है 38 के, ड्यूरेशन बढ़ रहा है और ईएमआई कम हो रही है जब भी, तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा है, ये चीज है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ड्यूरेशन को कोशिश करिए कम रखिए। तो ड्यूरेशन कम कैसे कर सकते हैं कि
जो घर आपने खरीदा है उसको रेंट में चढ़ाइए। अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट नहीं पे कर पा रहे हैं तो बेस्ट है कि थोड़ा अमाउंट अपनी सैलरी से कटवाइए, मतलब पूरा कटवाइए, और बाकी का रेंट से जो पैसा मिल रहा है तो वही पैसा है ना, चाहे आप रेंट उसको लेकर दें चाहे अपने अकाउंट में रख रहे हैं। बात तो मान ली 40,000 पे कर रहे हैं, 40,000 में आपने पे कर दिया और 20,000 का रेंट भी आ गया, तो 40,000 माइनस 20,000, तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ ना आपको, 20,000 कम ही पे कर रहे हैं, बस क्योंकि वहां से 20,000 रुपये आ भी रहा है। तो ये भी टेक्निक अगर आप यूज करें जो मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, तो आपको बोझ भी नहीं लगेगा। सेकंड चीज है कि आप इसमें ये कर सकते हैं कि जो मैंने शुरुआत में बोला वीडियो की कि हर साल एक ईएमआई ज्यादा पे कर सकते हैं, या फिर आपकी सैलरी बढ़ रही है उसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये चीज तो कर सकते हैं। बट अगर आपको रेंट में दे चुके हैं घर को, वही घर को, तो वो वाला अमाउंट भी अगर आप साल में एक बार पे कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट ईयर से थोड़ा 5-10,000 रुपये ज्यादा बढ़ा सकते हो, 20,000 में से पे कर सकते हैं बैंक को, तो आपकी होम लोन की ईएमआई जो टोटल अमाउंट है वो कम हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट भी कम होगा। तो जो आपको 1 करोड़ पे करना पड़ रहा है, तो वो 80 लाख 90 लाख हो जाए। अगर आप नहीं करेंगे, मान लीजिए कंटिन्यूसली चलने देंगे, और मान लीजिए आप ये बोलें कि मेरी ईएमआई और कम कर दो, मुझे नहीं नहीं हो रहा कुछ भी है, मान लिया आपने रेंट पे नहीं दिया, आपको पास पैसे कम पड़ रहे हैं, आप नहीं पे कर पा रहे हैं इतना बड़ा अमाउंट, आप बोलेंगे कि बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे आप लोन की ईएमआई कम कर दो, कहेंगे ठीक है कर देते हैं, वो ईएमआई कर देंगे, ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, आपको जो 1 करोड़ पे करना पड़ा 50 लाख का 1 करोड़, तो वो 1 करोड़ 36 लाख पे करना पड़ेगा आपको, जहाँ 20 साल की जगह 30 साल में पे कर रहे हैं, तो 43 के 30 के हो 8 के हो चुका है ईएमआई पर मंथ, बट आपको 1 करोड़ 36 लाख रुपए, तो वहां पर भी तो डबल ट्रिपल कितना लॉस हो रहा है आपको जी, ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है। तो इट्स बेटर कि फाइनल सोल्यूशन यही है कि आप रेंट पे चढ़ाइए। तो अगर रेंट पे नहीं चढ़ाएंगे तो फिर आपको तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बैंक को तो देखो, अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप डिफॉल्टर हो कुछ भी होगा, तो बैंक की जो 20 साल 25 साल 30 साल का है, वो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमेशा बैंक के पास रहते हैं, कि अगर कल आप डिफॉल्ट होते हैं, आप लोन, आप कई लोग सोचते होंगे ना कि बैंक को लॉस नहीं होता, मान लीजिए मैं कोई पर्सन लोन लिया मर गया या डिफॉल्टर हो वो, तो बैंक क्या करता है कि जब तक उसका पूरा लोन चुक नहीं आता, वो बैंक उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना, वो उस बैंक के पास रहते हैं, तो बैंक क्या करता है उसको सेल कर देता है घर को, और जो पैसा रिमेनिंग रहता है अपना रहता है रिकवर कर लेता है। तो बैंक के पास राइट है, तो बैंक कहीं से भी लॉस नहीं देता। कहते हैं ना कि वो फ्री में क्यों लोन दे रहा है, क्यों भाई फ्री नहीं है, वो जो घर है ना वो वही मॉर्गेज करके रखा रहता है, घर के पेपर्स रखे रहते हैं, तो बैंक बहुत स्मार्ट है इन चीजों में, इसलिए कहेंगे वो स्मार्ट, वो हर तरह से स्मार्ट है, आपको भी स्मार्ट बनना है ताकि आपका लॉस ज्यादा ना हो लॉन्ग टर्म में, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो आप प्लीज लास्ट एंड तक वीडियो देखिए, शुरुआत में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए उन सब लोगों के सामने जो अर्ली एज में या लेट एज में होम लोन लेने जा रहे हैं, या ले चुके भी हैं, तो उनको कैसे अपना पैसा बचा सकते हैं, उनके लिए प्लीज करिए, और कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करते रहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। अब इसमें कुछ ट्रैप भी रहते हैं बैंक की तरफ से, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें क्या रहता है, प्रोसेसिंग फीस रहती है, लीगल चार्जेस रहता है, इंश्योरेंस रहता है, फ्लोटिंग रेट रहता है। अब क्या रहता है कि जब आप लोन ले जाएंगे तो उसमें अलग अलग टाइप के लोग बोलेंगे कि प्रोसेसिंग कुछ फीस लग रही है सर, इसका कुछ लीगल चार्जेस आएंगे, इसको देना है उसको देना है, तब जाकर लोन होगा, इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, आपने इस तरह के वर्ड सुने होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फीस रहती है, उससे भी आपका एडिशनल चार्जेस शुरुआत में आपको पे करना पड़ जाता है चीज़ें, क्योंकि आजकल इतनी इजिली मिलता ही नहीं है लोन, मिल सकता है बट लोग भी ईमानदार होना चाहिए, और मैं क्या बोलूँ, तो इसलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स यूज करके देखो, उसका चीज वही है, बट बात है कि उसका नाम बस दूसरा दे दिए, कि इसको लीगल चार्जेस बोल दिए, प्रोसेसिंग फीस बोल दिए, ये सब चीजें एडिशनल फीस ऐड कर आपके शुरुआत में अमाउंट भी ले जाता है जब आप होम लोन लेने जाते हैं, प्लस बैंक्स आपको पुश भी करता है कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए घर का, बहुत ज्यादा मैं नहीं कह रहा इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, बट वो कभी आपको उतने बेनिफिट्स आपको पता भी नहीं रहते हैं, और किस टाइप के इंश्योरेंस है ना, जैसे मैंने इंश्योरेंस का वीडियो बताया था उस पर आप जाकर देख भी सकते हैं, मैंने क्लियरली बोल चुका, चाहे आप कहीं से आप बैंक से ले रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं, या किसी से भी एजेंट से ले रहे हैं, आपको खुद पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा,
उस समय जब लोन लेने जाते हैं आप जल्दी में रहते हैं, तो आप पूरा पढ़ते भी नहीं है, आपको पता नहीं वो इंश्योरेंस सही है कि नहीं है, ज़्यादा अमाउंट का इंश्योरेंस भेज दिया, तो ये भी ट्रैप रहता है, इसको में भी फंसिएगा नहीं। कितना भी जल्दी में है, पूरे डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए। ठीक है। हम्म। और फ्लोटिंग रेट जो मैंने बताया था कि रेट्स हमेशा क्या रहता है, अप एंड डाउन होते रहते, तो पहले बैंक इसका फायदा उठाते थे, बताते ही नहीं थे कि रेट कम हो गया है तो आपको इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ेगा। बट अब जैसे मैंने बताया कि आरबीआई ने बोला है कि बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया है क्लियरली कि उनको ईमेल या कॉल करके बताना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में, रेट्स कम हो रहे हैं तो बताना पड़ेगा कि अगर आप घर भी लेने जा रहे हैं तो घर ले चुके हैं, इंटरेस्ट रेट कम आ रहा है किसी किसी महीने ना, तो आपको कम इंटरेस्ट लगेगा, उस वो चीज़ बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो देखो वो जितना मान लो 7% से 6% हो गए, फिर भी अगर आप जब एंड ऑफ द ईयर स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको 7% कटा रहेगा, क्योंकि 6% तभी कटेगा जब आप डिस्कस करेंगे, जब आप डिस्कस तब करेंगे जब बैंक आपको बताएगा। इसीलिए इतनी बिजी शेड्यूल में एक नॉर्मल इंसान के पास टाइम नहीं आता कि जाकर वो डिस्कस करे सब चीज़ें अपने आप से। तो इसलिए आरबीआई ने बोला है हम जैसे कस्टमर के लिए, अपन जैसे कस्टमर के लिए, मिडिल क्लास कस्टमर के लिए, कि बैंक ईमेल करे कस्टमर्स को कि रेट्स कम हो गए हैं, तो आइए म्यूचुअल डिस्कशन करते हैं और फाइनल रेट्स रहेगा ना एज पर आरबीआई रूल्स, उसके हिसाब से जितने समय तक कम है उतने कम समय तक आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप लोन लेने जाएं तो अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी जो वर्किंग है उसको डालिए। ठीक है। तो ये सब जो ट्रिक्स रहते हैं, ट्रैप्स रहते हैं, उसके बारे में डिस्कस। रेपो रेट चेंज, ये ईएमआई इम्पैक्ट, वो जब मैंने बताया था उसके बारे में, रेपो रेट के बारे में कि जिस रेट से बैंक लोन देता है। हम्म। और एक और चीज से सिंपल समझ सकते हैं, रेपो रेट होता है कि मान लीजिए बैंक को अगर जरूरत है पैसों की, तो अगर वो आरबीआई पास जाएगा तो किस रेट से, अगर आरबीआई बैंक्स को अगर पैसा देगा है ना, उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए वो ज़्यादा रहेगा, तो जब आप लोन लेने जाएंगे तब तब भी आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा। हम्म। वो कम होगा तो आपको भी कम पे करना पड़ेगा। बट जैसे मैंने बोला फ्लोटिंग रेट की, अगर मान लीजिए कम रहा, तो अगर बैंक हमको बताया नहीं तो हमको तब भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो हमारा तो लॉस, हमको पता भी नहीं चल रहा लॉस हो रहा है वो चीज़ें। इसलिए अब आरबीआई ने बोला कि जब भी कम हो रहा है तो बैंक को इन्फॉर्मेशन देनी है, कस्टमर्स को भी, क्योंकि जो बेनिफिट आरबीआई दे रही बैंक को तो वो बैंक भी इधर ट्रांसफर करे, नहीं तो बैंक ट्रांसफर नहीं करता था, अपना प्रॉफिट देखता था। बट अब ऐसा रूल हो गया कि बैंक को ईमेल करना पड़ेगा, बट ईमेल तभी कर पाएगा बैंक जब ईमेल आईडी और पासवर्ड करेक्ट रहेगा, जो आपने शेयर किया है वो वर्किंग भी होना चाहिए। नॉर्मल पर्सन जैसे मान लीजिए उसने 50 लाख का लोन लिया है कि कोई और कुछ प्री पेमेंट नहीं करा है, तो 1.2 करोड़ रुपीज पे करा पूरे 20 साल में। क्यों? सिंपल बताया कि रिमेनिंग के 60-70 लाख रुपए जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। प्री पेमेंट मतलब होता है कि उसकी सैलरी बढ़ रही है, उसकी इनकम बढ़ रही है डिफरेंट सोर्सेज से, फिर भी देखो वो कुछ पे नहीं कर रहा है, वो कह रहा है चल रहा है, चाहे चलने दो ऐसे ही। तो नॉर्मल पर्सन नहीं करता। स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या होता है कि मान लो वो हर साल 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, वो या कुछ भी अमाउंट है ना वो ज्यादा पे कर रहा है। तो उसने क्या करा, जब ज्यादा मान लो 1 लाख रुपए हर साल एडिशनल पे करा हमने, पूरे लोन अमाउंट में से हर साल 1-1 लाख रुपए, तो 25 से 30 लाख रुपए टोटल सेव कर लिए। तो जहां पर वो 50 लाख का 1.2 करोड़ पे कर रहा था, तो वहां से वो 80-90 लाख या 90 लाख या 1 करोड़ रुपए ही पे कर रहा है। तो आपका 20-25 लाख 30 लाख का बहुत बड़ा अमाउंट रहता है।
मिडिल क्लास के लिए, तो वो सब सेविंग हो सकते हैं। तो जब भी आपकी इनकम बढ़े, कुछ भी अदर सोर्सेस से इनकम आ रही है आपकी, तो बैंक पर जाइए और उसको पेमेंट करिए, प्री पेमेंट करिए, ताकि जल्दी जल्दी आपका लोन खत्म हो। क्यों खत्म हो? ताकि आपको इंटरेस्ट ना पे करना पड़े, क्योंकि वो पैसा आपका है, बैंक का नहीं है। तो बैंक तो प्रॉफिट कमा रहा है वो अपने राइट्स के हिसाब से, बट आपको भी अपना लॉस नहीं करना है, इसके कारण आप प्री पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए आप एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम विद वैलिड इनकम बात कर रहा हूँ, कोशिश करिए कमाने की, ताकि अगर आप लोन लिए तो जल्दी खत्म हो जाए। और उसमें सिंपल हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं कुछ, या फिर आप रेंट में लेकर रखे हैं घर को, ये सब उससे इनकम जो आ रही है, उस इनकम को यहाँ पर प्री पेमेंट कर, जितनी जल्दी लोन खत्म होगा उतना ही फायदा रहेगा। तो उसका सिरदर्दी अब खत्म होगी। तो लोन एक सिरदर्दी भी रहता है, खुशी तो होती है कि अरे मेरा घर हो गया, बट बात है कि टेंशन में रहते हैं ना कि जॉब चली गई, कुछ हो गया तो फिर कैसे पे करें वो घर भी, जो इतना घर एट लास्ट आपको कुछ नहीं करेंगे, घर बेच देंगे, बट जितना आपने पे करा है अभी तक बैंक को पर्टिकुलर टाइम तक, बैंक आपको वापस थोड़ा ना करेगा पैसा। पूरा पैसा गया, वो तो पूरा लॉस होगा। 10 लाख 20 लाख रुपए जो पे कर चुके हैं, पूरा लॉस हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप अदर सोर्स ऑफ इनकम भी ढूंढिए, ताकि अगर कुछ भी इफ एंड बट जॉब में कुछ होता है, कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है, तो भी आपको उतना बड़ा इम्पैक्ट ना हो। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट्स करते रहिए। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा है। रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करना है के थ्रू पैसा कमाना है। मान लीजिए अगर आप रेंट के थ्रू हो गया या डिफरेंट और अदर सोर्सेस हो गया, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे, रियल एस्टेट कैसे इन्वेस्टमेंट करा जाता है। अगर आप करते हैं, उससे इनकम आती है, तो आप प्री पेमेंट कर सकते हैं, तो आपके 20 25 लाख 30 लाख रुपए बच सकते हैं इस तरह। और सबसे बड़ी मिस्टेक, मान लो 30 साल का लोन लिया और इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहा है, तो वो गलत है। ना ऊपर प्री पेमेंट भी नहीं कर रहा है, तो ये चीज बिल्कुल अवॉइड करना है। और इसमें इंटरेस्ट भी दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड रहता है, फ्लोटिंग रहता है। एक फिक्स्ड रेट भी रहता है, उसमें अगर बैंक से आप डिस्कस करना पड़ेगा कि फिक्स रेट मान लो बोला 7% अगर लग रहा है, 7 या 8% लग रहा है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं उतने ही इंटरेस्ट रेट से आजीवन पे करते रहूंगा है। तो उसमें क्या रहेगा, एक फिक्स रहेगा कि आपका अमाउंट कैलकुलेट 50 लाख इंटू 8% इंटू 20 साल, इस तरह जो भी अमाउंट आया उसका नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर जब करेंगे उस अमाउंट में, मान लो 55 लाख हो गए, 55 लाख इंटू 8% इंटू, बट बात है कि फ्लोटिंग रेट में होगा क्या होगा, कभी कभार वो 6% हो जाएगा, कभी 7% या कभी 10% भी हो जाएगा फ्लोटिंग रेट। तो मान लीजिए जब तक 6 7 हो रहा तो वो अच्छी बात है, बट कभी कभार तो बैंक बताता भी नहीं है। जैसे अब तो हो गया है, मान लो नहीं बताया तो फिर 8% पे ही कर रहे हैं, बट बात है कि वो कम नहीं करेंगे बैंक अपने आप से। पहले क्या होता था, अब तो फिर भी बताने लगे हैं, पहले कम नहीं करेंगे, बट अगर जैसे फ्लोटिंग रेट ज्यादा हुआ, रेट ज्यादा बढ़ा, उनको लोन, बैंक लोन ले रहे हैं आरबीआई से, वो मान ली 10% हो गया, तो वो डायरेक्टली आप पे ही डाल देंगे। कम होगा तो कुछ नहीं बताएंगे, बट ज्यादा होगा ना तो ज्यादा ही कर देंगे। तो इट्स बेटर कि आप जब डिस्कस कर रहे हैं तो सब चीजों को बारे डिस्कस करेंगे, फ्लोटिंग रेट क्या होता है, फिक्स रेट क्या होता है। तो कोशिश करें फिक्स रेट के हिसाब से जाए, बैंक बैंक होता है उसको पहले खुद रिसर्च करके जाए होता क्या है, ताकि जब आप बात करें तो सामने वाला मैनिपुलेट ना कर पाए आपको। उसके बारे में डिटेल रिसर्च करिए, उसके बाद आपको डिसीजन कीजिए। और फ्लोटिंग रेट मार्केट सिचुएशन के ऊपर होता है, कि मार्केट की सिचुएशन अप डाउन हो रही है, उसके हिसाब से भी फ्लोटिंग बढ़ता रहता है, कम होता है, तो उसके हिसाब से आप डिस्कस कर सकते हैं। तो लास्ट में यही बोलूंगा आपको कि लोन ले, बट लेके समझ के, बैंक से स्मार्ट बनो, इमोशनल नहीं है।
घर लेना सपना है, लेकिन गलत लोन लेना नाइटमेयर बन सकता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि लोन लीजिए। घर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, बट समझ के लीजिए। मैं आपको हर वीडियो में एक ही चीज़ बोलता हूँ, किसी की बातों में, इंक्लूडिंग मेरी बातों में मत आइए। खुद रिसर्च करिए, इन्फॉर्मेशन सब जगह से लीजिए, रिसर्च करिए। बैंक वाले भी क्या बोल रहे हैं सुनिए, वहाँ बहस नहीं करने हैं यार, सुनिए, समझिए। समझने के बाद जाकर देखो फाइनली आप एक कंक्लूजन में आइए कि आप क्या करना है। बट विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर आप चले जाएंगे कहीं पर बात करने का, सामने बेवकूफ़ बना सकता है। इसलिए उसके बारे में रिसर्च करिए, उसके बाद जाकर देखो, आप सामने से बात करेंगे तो आपको फायदा होगा। तो तो, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा वीडियो लगा। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। और उन लोगों को प्लीज़ शेयर करिए जो लोग लोन लेना चाह रहे हैं, अर्ली एज में या मिडिल एज में है अपनी, लोन लेने जा रहे हैं, ताकि जो गलती बाकी लोग कर चुके हैं लोन लेते समय वो आप ना करें। तो मेरा यही सजेशन रहेगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्यों सब्सक्राइब करना है आपको, उसका भी रीज़न है, आपका ही फ़ायदा इसमें कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेटिव, मान लीजिए आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, इसके बाद वाली वीडियो जो आएगी है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? यूट्यूब उसके लिए सब्सक्राइब बटन रहता है कि आप सब्सक्राइब बटन क्लिक करेंगे, उसमें बेल आइकन रहता है, उसमें ऑल में क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा तो आप एक नोटिफिकेशन आएगा। जब भी आप अपना सुबह सुबह वाईफाई ऑन करते हैं तो बहुत सारे पॉपअप्स आने लगते हैं यूट्यूब के। वो क्यों आते हैं? क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं। मुझे भी आते, मैंने सब्सक्राइब कर रखे हैं वो चैनल को, इसलिए पॉपअप आते हैं। ऐसे ही अगर आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पॉपअप आ जाएगा, तो आप इस तक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट करिए, अगर आपको कोई डाउट है ना प्लीज़ कमेंट करिए, तो उस डाउट को मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। और प्लीज़, और एक और चीज़ है कि आप वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि अगर आप आधी इन्फॉर्मेशन लेंगे और फिर जाएंगे बैंक के पास तो वो गलत होगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और ज़्यादा शेयर करिए अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। और जिनको टेक्निकल लैंग्वेज समझ में नहीं आती है उनको ये वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको सिंपल लैंग्वेज में हर चीज़ का मतलब समझ में आए। कोई भी डेफिनेशन मैंने बताई है जिसको क्लियर नहीं है आपको, प्लीज़ कमेंट करिए, तो मैं उसको कमेंट में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आप डीएम भी कर सकते हैं मुझे। और मेरे चैनल अगर आपको पता करना है तो मेरा चैनल है अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड। यूट्यूब में भी है, फेसबुक में भी सेम नाम से, और इंस्टाग्राम में भी सेम नाम से, अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड। वहाँ जाकर आप ये लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैं शॉर्ट्स भी डालता हूँ और लॉन्ग वीडियोस भी डालता हूँ इस तरह के। और बाकी वहाँ इन्वेस्टमेंट्स की वीडियो भी है, इनकम टैक्स रिलेटेड भी है, फाइनेंस के जितने भी टाइप की वीडियोस है ना, ऑलमोस्ट मैंने 100 से ज़्यादा वीडियो बना कर रखे हैं आपकी लाइफ को अच्छा करने के लिए। क्योंकि जब से मैं वीडियो बनाना चालू करा हूँ मेरी लाइफ भी इजी हो गई, क्योंकि मैं भी वीडियो बनाने से पहले इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, मेरी भी नॉलेज बढ़ती है, तो मेरी को भी हेल्प होती है उस चीज़ से। मेरे को हेल्प हो रही है, वही हेल्प आपको इस तक शेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी भी हेल्प हो। ये चैनल बना ही है हेल्प करने के लिए, जो फाइनेंस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड हवा टाइप समझते हैं। तो उन लोगों को बताने के लिए कि फाइनेंस हवा नहीं है, बस कोई बताने वाला नहीं है सिंपल लैंग्वेज में। तो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा है तो आप प्लीज़ समझिए। बट भरोसा मत करिए मेरी बात में मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो आप प्लीज़ जाकर रिसर्च करिए। अगर आपको लगता है कि मेरी बात कुछ चीज़ गलत है आप कमेंट कर बता सकते हैं, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है, बट मैं खुद बोल रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं ठीक करने की कोशिश करूँ। बट कोशिश करिए कि पॉजिटिव कमेंट से ही हो। अगर कोई नेगेटिव चीज़ कोई बोलना है आपको तो उसको तरीके से आप बोल सकते हैं, कोशिश करें, बाकी आपकी मर्जी। बट मैं श्योर शॉट आपको रिप्लाई जरूर करूँगा और वो डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा आपको जितनी जल्दी हो सके। क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, ये एडिशनल कर सकता हूँ, हो सकता है ऑफिस आवर में अगर मैं टाइम नहीं मिला, बट जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी से रिप्लाई करूँ और उस डाउट को क्लियर करूँ विथ प्रूफ। अगर डाउट क्लियर कर रहा हूँ तो किस सेक्शन के हिसाब से, किस क्या सोर्स क्या है, कहाँ से मैं बता रहा हूँ, वो भी आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगा। और उसमें भी अगर समझ में नहीं आ रहा, कभी कभी होता है ना कि गूगल की लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट रहती है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको समझा दूंगा आप बहुत अच्छे से। तो आप वो वाला वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत से समझ में आएगा। फिर भी नहीं आता आप 10 बार बोले 10 बार समझाऊंगा, क्योंकि उसमें फायदा मेरा भी है कि मुझे
जब मैं कुछ चीज़ समझा रहा हूँ तो मुझे रिसर्च करनी, मेरी नॉलेज भी बढ़ रही है, मेरी नॉलेज बढ़ रही है, अब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भी नॉलेज मिल रही है, अच्छी बात है ना। अपन गलत सलत कमेंट करना, कुछ भी रील देखने से उससे बेनिफिट नहीं हो रहा, बट अच्छे वही कमेंट में अगर अच्छी बातें कर रहे हैं, नॉलेजेबल बातें कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो आपकी नॉलेज बढ़ रही है, मेरी नॉलेज बढ़ रही है, क्योंकि यही तो मेरा मकसद है, दोनों मकसद का ठीक हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। तो मैं इसलिए सबको बोलता हूँ प्लीज़ कमेंट करिए। आप तो कमेंट करते नहीं है, मैं इतना बोलने, बट मैं फिर भी रिक्वेस्ट में फोर्स तो नहीं कर सकता आपको। आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है कमेंट करने में कि नॉलेज बढ़ रही है, सिंपल सी बात है। आप कमेंट करिए प्लीज़। तो मेरे तरफ से आज मैंने सब कुछ कवर कर ही लिया है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपने जिन्होंने लास्ट तक वीडियो देखा, और जिन्होंने नहीं देखा उनको भी थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए सब इक्वल है। तो थैंक यू, आपने इतना अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो एंड तक देखा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।